नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां आज की क्लास में हम सब्जेक्ट कोड BPSC 109 के चैप्टर नंबर 11 की चर्चा करने जा रहे हैं। जहां हमारे चैप्टर का नाम है उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया। जहां यूनिट नंबर 4 का ये पहला चैप्टर है, इसलिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ इस चैप्टर को जो हम पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि विश्व के अधिकतर देशों में लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई, क्या उन देशों में आज भी लोकतंत्र है, या फिर कुछ समय लोकतंत्र रहने के बाद अब वो लोकतंत्र की पटरी से उतर गए हैं और वहाँ पर अब सैनिक शासन है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस सब चीज़ें जानने के लिए इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो इस चैप्टर के नाम में ही छुपा है कि उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, या फिर उत्तर औपनिवेशिक देशों के सामने लोकतंत्र को स्थापित करने में क्या क्या समस्याएं थी, क्या वो इन समस्याओं से पार पा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हर चैप्टर की तरह इस चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग पूरे प्रश्न का उत्तर इस प्रस्तावना से ही मिल जाता है। जहाँ प्रस्तावना हमें ये बताती है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र का इतिहास बहुत पुराना इतिहास है और ये इतनी आसानी से शुरू नहीं हुआ है, यानी कि इतनी आसानी से लोकतंत्र को स्थापित नहीं किया गया है। तो देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता उन्हें मैं सबसे पहले ये बता दूं कि लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का अर्थ ये है कि जन जन की भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें पॉलिटिक्स में और वो अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से शासन करवाएं और जनता द्वारा चुना गया ये प्रतिनिधि जनता के लिए अच्छे से काम करे। कुल मिला के मोटी मोटी लाइनों में हम सिर्फ इतना ही अर्थ समझते हैं लोकतंत्र का, और आगे इस चैप्टर में और डीपली चर्चा इस पर की गई है। तो ये प्रस्तावना हमें यह बताती है कि पूरे विश्व में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ है ये 3 चरणों में हुआ है। जहां सैमुअल हंटिंगटन इस चीज़ के बारे में बताते हैं कि पूरे विश्व में जो लोकतांत्रिक लहरें आई हैं वो 3 बार आई हैं, जिसमें से पहली लहर को बताते हैं अमेरिकन क्रांति, यानी कि 1775 से शुरू होती है लहर और कहाँ जाकर ख़त्म होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, यानी कि 1914 तक। यानी कि अमेरिकन क्रांति के बाद जो अमेरिकन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनेंगे वहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रक्रिया शुरू होगी। इसी प्रकार से आगे चलकर फ्रांस में क्रांति होगी, फ्रांसीसी क्रांति, जहाँ स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का उद्देश्य रखा जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का पूरे विश्व को संदेश दिया जाएगा और इसके बाद यहाँ पर भी डेमोक्रेटिक पार्टियों की स्थापना होने लग जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि पहले चरण में किन देशों में, क्या पहले चरण में जो जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ, क्या उन देशों में आगे लोकतंत्र रहा। यानी कुल मिलाकर लोकतंत्र की जो पहली लहर रही वो केवल विकसित देशों तक ही सीमित रही। लोकतंत्र की दूसरी लहर शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 से लेकर 1960 के बीच में, जहां यूरोप के बहुत सारे देशों में डेमोक्रेसी की स्थापना होगी। इसके साथ साथ एशिया के भी कुछ देशों में लोकतंत्र की स्थापना होगी, लाइक डेट भारत, पाकिस्तान, नाइजीरिया, श्रीलंका। हालांकि नाइजीरिया अफ्रीकी देश है। तो यहाँ सब लोकतंत्र की स्थापना होगी। यानी कुल मिलाकर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लोकतंत्र की पहली लहर जो है वो अमेरिकन क्रांति से शुरू होगी और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चलेगी। वहाँ पर जितने भी देशों में डेमोक्रेसी की स्थापना होगी, लोकतंत्र की स्थापना होगी, वो लोकतंत्र की पहली लहर वाले देश होंगे। जबकि लोकतंत्र की दूसरी लहर वाले देश वो होंगे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि 1945 के बाद, देखिए 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो 1945 के बाद जो देश आज़ाद हुए और 1960 तक जितने भी देश आज़ाद हुए और जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया वो लोकतंत्र की दूसरी लहर वाले देश कहलाते हैं। इनमें से अधिकतर देशों में लोकतंत्र आज है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन समय बीतने के बाद यहाँ से लोकतंत्र ने क्या कर लिया, पैर उखड़ गए उसके और सैनिक शासन की स्थापना हो गई। यानी कि रिवर्स वेव आई और इस लहर ने वापस इन्हें उसी शासन व्यवस्था में ढकेल दिया जिस शासन व्यवस्था से शुरू हुए थे। जैसे कि पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूँ मैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन का मिला जुला रिकॉर्ड रहा है। यही हाल म्यांमार का है और यही हाल बांग्लादेश का है। इन देशों में एक बार लोकतंत्र आता है, अगली बार सैनिक शासन आता है, लोकतंत्र आता है, सैनिक शासन आता है। तो वो बहुत सारी समस्याएं जिसकी चर्चा आगे चैप्टर में की गई है। अभी सिर्फ हम प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन 1974 के बाद जो देश डेमोक्रेसी को अपना रहे हैं वो लोकतंत्र की तीसरी लहर में आ रहे हैं। जैसे कि पुर्तगाल, ग्रीस, स्पेन, यहाँ पर तानाशाही शासन को ख़त्म कर दिया गया और वापस से डेमोक्रेसी ला दी गई। 1989 के बाद पूरे विश्व की राजनीति में परिवर्तन आता है और शीत युद्ध खत्म होने के दौर पर शुरू होता है। ऐसे में सोवियत संघ के नए नए देश आज़ाद होते हैं सोवियत संघ के नियंत्रण से, यानी कि रूस के नियंत्रण से, और ऐसे में यहाँ पर भी डेमोक्रेसी की स्थापना होती है। लेकिन बात फिर से वही आती है, क्या इन सभी देशों में लोकतंत्र कायम रह पाएगा?
और अगर नहीं रह पाएगा तो उसका कारण क्या है। यही चीज़ हमारी प्रस्तावना हमें बताती है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से होती है। तो प्रस्तावना से जो प्रश्न बनता है वो ये बनता है, यानी कि अगर हम आंसर लिखते हैं तो उसमें जो भूमिका लिखते हैं लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में, तो उस भूमिका में हम ये बताएंगे कि सैमुअल के अनुसार पूरे विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को 3 चरणों में बांटा गया है। जहाँ पहले चरण जो शुरुआत होती है वो अमेरिकन क्रांति से कहाँ तक होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक होती है। ऐसे में यूरोपीय देश और अधिकतर धनी देशों में ही लोकतंत्र की स्थापना हो पाई है। लेकिन आफ्टर दैट बात कहाँ से आती है, सेकंड वेव में, यानी कि लोकतंत्र की जो दूसरी लहर है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शुरू होगी। और कहाँ तक जाएगी वो 1960 तक, जिसमें भारत जैसे देश होंगे, यूरोप की कई कंट्रियाँ होंगी। फिर 1974 के बाद यानी कि 1974 के बाद डेमोक्रेसी की तीसरी लहर आएगी जो कि पुर्तगाल जैसे देशों में आएगी। लेकिन तीनों ही लहरों में बात यह है कि सभी देशों में लोकतंत्र कायम रहेगा या लोकतंत्र और सैनिक शासन का मिला जुला रूप रहेगा। ये अब तक की समरी है चैप्टर की। अब बात यह आती है कि लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं, लोकतंत्र की अवधारणा से क्या समझते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र शब्द के अर्थ की हमने चैप्टर की शुरुआत में ही चर्चा कर ली थी कि लोकतंत्र का मतलब ये है कि जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी होगी, जन जन की भागीदारी होगी, जनता पॉलिटिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी, जनता ही जनता में से जनता के लिए सरकार चुनेगी। क्योंकि लोकतंत्र, लोक माने जनता और तंत्र माने शासन, जनता का शासन। ऐसे में जनता जिस अपने प्रतिनिधि को चुनेगी उस प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के लिए कार्य करे, जन कल्याण के लिए कार्य करे, देश की समस्याओं को खत्म करे और देश की विदेश नीति को सक्षम बनाए। ये सारे तत्व जहाँ पर पाए जाएंगे हम कहेंगे वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है। जहाँ इस पैराग्राफ में भी हमें यही बताएगा कि सरकार के लोकतांत्रिक रूप की जब हम बात करते हैं तो जनता समय समय पर चुनाव करवाएगी और वो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होंगे, जहाँ जनता अपने बीच से एक प्रतिनिधि को चुनेगी। अब उस प्रतिनिधि की बात ये आती है कि वो राजनीतिक व्यवस्था में संगठित व्यक्तियों का समूह होगा, यानी एक राजनीतिक दल होगा। निर्णय सामूहिक रूप से ही लिए जाएंगे, यानी कि किसी एक व्यक्ति की तानाशाही नहीं होगी। निर्णय जो होंगे वो पार्टिसिपेशन के आधार पर ही होंगे। यही लोकतंत्र की अवधारणा का मूल है, यही लोकतंत्र की जड़ है, यही लोकतंत्र की आत्मा है कि लोकतंत्र में कभी भी एक तरफा निर्णय नहीं होते। निर्णय जो होते हैं वो सामूहिक होते हैं, जो कि जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित भी करते हैं। लोकतंत्र में जितने भी निर्णय होंगे वो सामूहिक होंगे। तो ऐसे में सरकार भी कैसे चुनी जाएगी, मेजोरिटी से, यानी कि बहुमत से। जब तक लोकतंत्र में बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाएगा तो सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया कभी हो ही नहीं सकती। यानी कि सामूहिक निर्णय लेना है तो उसका बेस क्या है, उसका बेस है मेजोरिटी की सरकार। क्योंकि जब एक मेजोरिटी की सरकार बनती है, बहुमत की सरकार बनती है, तो देखिए इसका मतलब ये नहीं होता कि जनता के एक ही भाग की भागीदारी कर रही है। जितनी देश में विविधताएं होंगी लोकतंत्र को स्थापित करना उतना ही मुश्किल होगा। लेकिन ऐसे में भी यदि लोकतंत्र स्थापित है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कई बार मेजोरिटी में अल्पसंख्यक होते हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाओं वाली मिली जुली सरकार होती है मेजोरिटी में भी। ऐसा नहीं कह सकते कि मेजोरिटी में किसी एक ही धर्म की सरकार होगी, किसी एक ही जाति की सरकार होगी। इसके अलावा लोकतंत्र के और क्या बुनियादी सिद्धांत हैं, तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी सिद्धांत यह है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात होगी। हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, यानी कि विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होगी। क्योंकि हर एक व्यक्ति विवेकशील प्राणी है, ऐसा कई विचारकों ने कहा है। ऐसे में हर व्यक्ति लोकतंत्र की स्थापना में एक लॉजिकल भूमिका निभा सकता है। इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसके लिए सही व्यक्तियों की राय लेनी जरूरी है। दूसरी बात होगी, सामूहिक निर्णय में सही व्यक्तियों का अधिकार भी क्या होगा, समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों की वोटिंग पावर ज़्यादा होगी और कुछ लोगों की वोटिंग पावर कम, ऐसा नहीं है। कोई बंदा किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी भाषा का है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, स्त्री है, पुरुष है, सभी लोगों के वोटिंग की वैल्यू एक होनी चाहिए। ये भी लोकतंत्र के बुनियादी नियम हैं। यानी कुल मिलाकर हम बात करें तो बात ये एक आती है कि एक सफल लोकतांत्रिक देश किसे कहा जाए। तो एक सफल लोकतांत्रिक देश हम उस देश को कहेंगे जहां कानून का शासन होगा, स्वतंत्र चुनाव होंगे, चुनावी नियम तय होंगे, निष्पक्षता से चुनाव करवाए जाएंगे, विधानसभाएं होंगी राज्यों में, देश के लिए संसद होगी और पूरे देश को कंट्रोल करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका भी होगी। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी गैर सरकारी संगठन होंगे, नौकरशाही होगी, स्वतंत्र प्रेस होगी। जहाँ पर ये सारी संस्थाएं काम कर रही हैं तो हम कहेंगे वो देश लोकतांत्रिक है। लोगों में टॉलरेंस होनी चाहिए, सहनशीलता की भावना ज़्यादा होनी चाहिए, दंगे फसाद नहीं होने चाहिए। उच्च स्तर की चुनावी भागीदारी, यानी कि ऐसा ना हो कि 50% जनता ही वोट डाल रही है, इसलिए आए दिन कैंपेन चलाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग वोट डालें। वोट डालना भी एक अधिकार है, क्योंकि जब तक वोटिंग की फीसदी जो है 90% नहीं होगी, 95% नहीं होगी, तब तक हम कहेंगे सब लोगों की भागीदारी है ही नहीं।
अगर आप आज भी देखोगे तो चुनाव के बाद जब न्यूज़ आती है तो ये आता है कि 60% लोगों ने मतदान किया, 70% लोगों ने भी मतदान किया, यानी कि आज भी 30 से 40% लोग मतदान नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो लोग राजनीति के प्रति उदासीन हैं। तो लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि वो लोगों को शासन के प्रति जागरूक करें, लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। अब बात आती है तो होगी डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं, बहुत सारी संकीर्ण विचारधारा वाले लोग ये कहते हैं कि भाई क्या सच्ची में लोकतंत्र है? क्योंकि सच्ची लोकतंत्र का मतलब ये है कि स्त्री पुरुष, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, सभी लोगों को क्या मिले, समानता मिले। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे देशों में है ही नहीं। आज भी लोकतांत्रिक परियोजनाएं अधूरी हैं। समाज में आज भी सभी को नागरिकता के समान अधिकारों की गारंटी नहीं है। आज भी बड़े पैमाने पर असमानता हमें हर देश में दिखाई देती है। ऐसे में क्या लोकतंत्र सिर्फ कागजों में है? क्या पूरी दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है? ये कहा जाता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश अमेरिका है, लेकिन वहाँ भी तो गोरे काले के आधार पर भेदभाव हो रहा है। फिर कहा जाता है भारत लोकतांत्रिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर भी तो भेदभाव है। तो विश्व के किसी भी देश में देख लीजिए, अगर आप 100% डेमोक्रेसी चाहेंगे तो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी भारत में है, क्योंकि यहाँ के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यहाँ क्वेश्चन उठाया भी जा रहा है, क्या कोई ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर वर्ग के आधार पर भेदभाव ना होता हो, नस्ल के आधार पर भेदभाव ना होता हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना होता हो? पूरी दुनिया का हाल यही है। कागजों में अच्छा लगता है बस कहीं कहीं। और आज की दुनिया तो वैश्वीकरण की दुनिया हो गई है। ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना करना पूरे विश्व का एक उद्देश्य बन गया है। लेकिन बात यही आती है, ये उद्देश्य कागजों में रह जाते हैं। तानाशाही सरकारें आती हैं और अपने हिसाब से वो देश को चलाती हैं। तो यहाँ से इस पैराग्राफ से आप लोकतांत्रिकरण का अर्थ बताएंगे, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है। तो अब तक की बात सिर्फ इतनी सी है। 3 लहरों में लोकतंत्र की स्थापना हो रही है और लोकतंत्र से हम क्या समझते हैं। तो आगे चैप्टर में क्या बताया गया है, इसके लिए इस चैप्टर के पार्ट 2 पे हम चर्चा करेंगे।